फ्री फिलिस्तीन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नारों में से एक है। यह आकर्षक है, यह हर जगह है, लेकिन यह एक भयानक विचार भी है। आइए इसमें गहराई से उतरते हैं, क्योंकि कई अच्छे कारण हैं कि फिलिस्तीन को आज़ाद न करना ही बेहतर है। पहला कारण, हम जल्द ही राजनीति और इतिहास पर आएंगे, लेकिन चलिए उस चीज़ से शुरू करते हैं जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, महिलाओं के अधिकार। जब आप दुनिया को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि दुनिया को एक और ऐसा देश चाहिए जहां पुरुषों को अपनी पत्नियों को पीटने की अनुमति हो? फिलिस्तीनी प्राधिकरण में पुरुषों को अपनी पत्नियों को पीटने की अनुमति है। कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फिलिस्तीनी टीवी के क्लिप्स दिखाए थे, जिनमें अधिकारी कहते हैं कि अपनी पत्नी को मारना जायज़ है। बिल्कुल, इसमें कुछ सीमाएं हैं। बहुत जोर से नहीं और चेहरे पर नहीं, ताकि उसकी शक्ल न बिगड़े। बीमार मानसिकता है ना? वे सारी महिलाएं कहाँ हैं जो फ्री फिलिस्तीन का समर्थन करती हैं? सारे नारीवादी कहाँ हैं? युद्ध से कुछ महीने पहले हमास ने एक कानून पास किया था जिसमें कहा गया कि कोई भी महिला अपने परिवार के पुरुषों की अनुमति के बिना घर से बाहर नहीं जा सकती। उसका पति, उसका पिता, उसका भाई। मेरा मानना है कि आप हमारे समाज के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, यह देखकर कि वह महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। लेकिन शायद यह सिर्फ मेरी सोच है। आयरलैंड की आधिकारिक स्थिति यह है कि दुनिया को एक और ऐसा देश चाहिए जहां महिलाएं पुरुषों की संपत्ति हों। लगता है गिनीज उनके सिर पर चढ़ गई है। दूसरा कारण, और यह भी उसी अंदाज में है, इसलिए मैं इसे संक्षिप्त रखूंगा। एलजीबीटीक्यू अधिकार। दुनिया में समलैंगिक होने के लिए सबसे खराब 20 देशों में से 17 मुस्लिम देश हैं। आप क्यों चाहते हैं कि उस सूची में 18 मुस्लिम देश हो जाएं? मुझे समझ नहीं आता कि पश्चिमी यूरोप के देश एक और ऐसे देश के निर्माण का समर्थन क्यों करते हैं जहां समलैंगिकों को जेल में डाल दिया जाता है, अगर आप भाग्यशाली हों। तीसरा कारण, फ्री फिलिस्तीन। हम एक पल में फिलिस्तीन के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले फ्री से शुरू करते हैं। अरब मुस्लिम दुनिया में क्या चीज़ आज़ाद है? आपको अरब मुस्लिम दुनिया में आज़ादी कहाँ दिखाई देती है? लोकतंत्र, मानवाधिकार, ये कहाँ मौजूद हैं? यमन, अफगानिस्तान, मिस्र, लीबिया, सऊदी अरब, ईरान, इराक, सीरिया में। फ्री फिलिस्तीन पश्चिमी देशों की एक कल्पना है। यह उन लोगों का एक काल्पनिक सपना है जो मुस्लिम दुनिया को नहीं जानते। चौथा कारण, और यह वाला आपको सच में हैरान कर देगा, फिलिस्तीनी लोग वास्तव में एक उपनिवेशवादी परियोजना है। आप शायद पूछ रहे होंगे, ये कैसे हो सकता है? आइए एक नाम से शुरू करते हैं। फिलिस्तीन नाम अरबी नहीं है। यह नाम उस क्षेत्र को रोमन साम्राज्य ने दिया था जिसने यहूदिया पर विजय प्राप्त की थी। रोमनों ने यह नाम यहूदियों को दंडित करने के लिए उस क्षेत्र को दिया जब उन्होंने विद्रोह किया था। यूरोपीय देश जो रोमन संस्कृति से निकले थे, वे उस क्षेत्र को लगातार फिलिस्तीन कहते रहे। तो यूरोपीय नक्शों पर आप फिलिस्तीन नाम देख सकते हैं, लेकिन स्थानीय अरबों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटिश इस क्षेत्र में आए, उससे पहले उस भूमि पर 400 वर्षों तक मुस्लिम ओटोमन साम्राज्य का शासन था। उन्होंने भी इस नाम का इस्तेमाल नहीं किया। वे दमिश्क का विलायत और बेरूत का विलायत कहते थे। तो यहाँ रहने वाले अरब भी खुद को फिलिस्तीनी नहीं कहते थे। फिलिस्तीन नाम मुख्य रूप से यूरोप में इस्तेमाल होता था, और यह सिर्फ नाम ही नहीं है जिसकी जड़ें उपनिवेशवादी परियोजना में हैं। यह क्षेत्र की सीमाओं पर भी लागू होता है। आखिर क्यों अक्का में जन्मा एक अरब फिलिस्तीनी कहलाता है, जबकि बेरूत में जन्मा एक अरब लेबनानी कहलाता है? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ब्रिटिश और फ्रांसीसी लोगों ने अपने बीच नक्शे पर एक रेखा खींच दी थी। इसी तरह फिलिस्तीनियों ने उस क्षेत्र को रोमन साम्राज्य द्वारा दिया गया उपनिवेशवादी नाम और ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दी गई उपनिवेशवादी सीमाएं अपना लीं। आप कह सकते हैं, भले ही फिलिस्तीनी एक कौम के रूप में अस्तित्व में न हो, और भले ही वे एक ऐसा देश बनाना चाहते हों जहां महिलाएं संपत्ति मानी जाती हैं और समलैंगिकों को जेल में डाल दिया जाता है, ये उनका अधिकार है। आप कह सकते हैं कि आप अपने सारे मूल्यों को त्यागने के लिए तैयार हैं, बस इसलिए कि फिलिस्तीनियों को एक देश मिल सके। लेकिन यहाँ एक बात है जो आपको चौंका सकती है।
कारण नंबर 5, फिलिस्तीनी एक राज्य नहीं चाहते। अजीब लगता है। सबसे पहले उन्होंने राज्य के हर प्रस्ताव को नकार दिया। 1937 में, 1947 में, 1949 से 1967 तक उनके पास एक देश बनाने के लिए पूरे 19 साल थे जब वे जॉर्डन और मिस्र के शासन में थे। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? यहाँ तक कि 1994, 2000, 2008 में भी वे एक राज्य बना सकते थे। हर बार उन्होंने मना कर दिया। तो वे चाहते क्या हैं? 1947 में जब ब्रिटेन ने माउंटेड छोड़ दिया, विभाजन से पहले, युद्ध से पहले, जो अरबों ने शुरू किया नकबा से पहले, ब्रिटिश विदेश मंत्री अर्नेस्ट बेविन, जो यहूदीवाद के बड़े विरोधी थे, ने कहा, महामहिम की सरकार इस प्रकार सामना कर रही है। सिद्धांतों के एक असुलझे टकराव का सामना। यहूदियों के लिए सिद्धांत का मुख्य बिंदु एक संप्रभु यहूदी राज्य की स्थापना है। अरबों के लिए सिद्धांत का मुख्य बिंदु फिलिस्तीन के किसी भी हिस्से में यहूदी संप्रभुता की स्थापना का अंतिम सांस तक विरोध करना है। अरबों के लिए मुख्य बात अपना खुद का राज्य नहीं थी, उनके लिए मुख्य बात यहूदी राज्य को रोकना था। 30 साल बाद ज़ोहीर मोहसिन, जो पीएलओ के वरिष्ठ अधिकारी थे, ने कहा कि फिलिस्तीनी लोग अस्तित्व में नहीं हैं। फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना केवल हमारे अरब एकता के लिए इजराइल राज्य के खिलाफ हमारे संघर्ष को जारी रखने का एक साधन है। वास्तव में आज जॉर्डन वासियों, फिलिस्तीनियों, सीरियाइयों और लेबनानियों में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ राजनीतिक और रणनीतिक कारणों से ही आज हम फिलिस्तीनियों के अस्तित्व की बात करते हैं। दिलचस्प है। अब ये तो बस उदाहरण है। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन आप हमेशा कोई ऐसा उदाहरण ढूंढ सकते हैं जो आपकी सोच के अनुकूल हो। तो यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है। सभी सर्वेक्षण दिखाते हैं कि गाजा और वेस्ट बैंक में हमास फिलिस्तीनियों के बीच अब तक की सबसे लोकप्रिय पार्टी है। और हमास के चार्टर में फिलिस्तीनी राज्य शब्द कहीं नहीं आता। दिलचस्प है ना? इस्लाम शब्द 130 बार आता है। इसी तरह मौत और मारना शब्द भी अनुच्छेद 7 और 8 में आते हैं। कयामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक मुसलमान यहूदियों से लड़कर उन्हें मार नहीं देते। कुरान इसका संविधान है, जिहाद इसका रास्ता है और अल्लाह की राह में मरना इसकी सबसे ऊंची ख्वाहिश है। ये किसी टैंक की स्क्रिप्ट नहीं है, ये इसकी बुनियाद है। इसके बजाय अपने मन में गूंजती प्यारी आवाज़ों मुक्ति, फ्री फिलिस्तीन में खो जाने के बजाय दूसरी तरफ की भी सुनिए, उनकी भी सुनिए। कयामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक मुसलमान सारे यहूदियों को मार न दें, और अल्लाह की राह में मरना इसकी सबसे ऊंची ख्वाहिश है। और आप इन लोगों को एक राज्य देना चाहते हैं। और यही हमें छठे कारण तक ले जाता है कि फ्री फिलिस्तीन एक बुरा विचार क्यों है। फ्री फिलिस्तीन एक कोड है। असल में अब तो यह कोड भी नहीं रह गया है, ये अब काफ़ी खुला हुआ है। इसका मतलब है इजराइल का विनाश। मुझे पता है कि कुछ लोग इजराइल नामक देश के अस्तित्व से ही बहुत परेशान हैं, और यही आखिरी कारण होगा जिस पर हम बस 1 मिनट में पहुंचेंगे। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां दर्जनों देशों के झंडों पर क्रॉस हैं और 50 विशाल मुस्लिम देश हैं, वहां एक छोटे से यहूदी देश के लिए भी जगह है। वैसे ये देखना दिलचस्प है कि इजराइल ने मानवता, दुनिया के लिए सिंचाई प्रणालियों, जल विलवणीकरण, कृषि, तकनीक में कितना योगदान दिया है। शायद आजकल कुछ वर्गों में पीड़ित बनना समाज में वास्तविक योगदान देने से अधिक महत्व रखता है। जैसे पीड़ित होना अब नई नैतिकता बन गई है। लेकिन अगर दुनिया के लिए योगदान की बात करें, हर क्षेत्र में, मैं इसे बिना किसी को ठेस पहुंचाए जो हकीकत से जल्दी आहत हो जाते हैं, कैसे कहूं, इजराइल ने अपने चारों ओर के सभी देशों की तुलना में दुनिया को थोड़ा सा अधिक योगदान दिया है। दुनिया में एक छोटे से यहूदी देश के लिए जगह है, और अगर फिलिस्तीन को यहूदियों से मुक्त कर दिया जाए तो इससे दुनिया बेहतर नहीं हो जाएगी। अंतिम कारण इजराइल या फिलिस्तीन या इतिहास से कम और आपसे ज्यादा जुड़ा है। आप जो फ्री फिलिस्तीन चिल्ला रहे हैं, बिना यह जाने कि आप असल में क्या कह रहे हैं। आप वास्तव में फिलिस्तीन समर्थक नहीं हैं, आप बस इजराइल विरोधी हैं। और हाँ, यह गहरी दबी हुई यहूदी विरोधी भावना पर टिका है।
या शायद इतनी गहरी नहीं, इतनी दबी हुई भी नहीं। मुझे पता है आप खुद को यहूदी विरोधी नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। तो मुझे आपसे ये पूछने दीजिए, ऐसा क्या है फिलिस्तीनियों में कि आप सड़कों पर मार्च करने लगते हैं? क्या है जो आपको इस मुद्दे के प्रति इतना जुनूनी बना देता है? यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे दूर देशों में भी इजराइल के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं, कथित तौर पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में। यहूदी व्यवसायों और संस्थानों पर हमले किए जाते हैं। यहूदी लोग सड़कों पर पहचान बताने वाले प्रतीक पहनने से डरते हैं, हिब्रू बोलने से डरते हैं। पश्चिमी यूरोप में भी यही हाल है। क्यों? जहां तक मैं देख सकता हूं, सिडनी में कोई भी चीन को लेकर सड़कों पर नहीं उतर रहा है। आप जानते हैं, वह विशाल तानाशाही जो बिल्कुल पास में है। तिब्बतियों के लिए कोई जोरदार प्रदर्शन नहीं हो रहे। चीन के श्रम और पुनः शिक्षा शिविरों में सड़ रहे मुसलमानों के लिए कोई आक्रोश नहीं है। दिलचस्प है कि मुसलमानों के लिए चिंता केवल तब दिखती है जब इसमें यहूदी राज्य शामिल हो। और यमन, किसे परवाह है उस क्रूर गृहयुद्ध की? मैंने कुर्दों की स्वतंत्रता के लिए भी बड़े प्रदर्शन नहीं देखे। कुर्दिस्तान, वे वास्तव में एक प्राचीन राष्ट्र हैं जिन्हें औपनिवेशिक शक्तियों ने धोखा दिया था। फिर भी किसी को कोई परवाह नहीं है। मैं आगे भी बोल सकता हूं, सीरिया में मुसलमान यहूदियों के साथ जो कर रहे हैं वह भयावह है। मुझे लगता है कि मेरी अगली वीडियो इसी विषय पर होगी। लेकिन इसके लिए आप यहूदियों को दोष नहीं दे सकते, इसलिए सिडनी या वैंकूवर में कोई उनके लिए प्रदर्शन नहीं करेगा। और पियर्स मॉर्गन इसका जिक्र भी नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है मैं गलत हूं? टिप्पणियों में कोई और वजह बताएं। जब तक फिलिस्तीन आज़ाद नहीं होता, इजराइल में अब भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ साझा करें जो भ्रमित हैं और फिलिस्तीन को आज़ाद कराना चाहते हैं। और अच्छी खबर यह है कि मेरे पास अन्य भाषाओं में भी चैनल हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मुझे वहां पर भी अवश्य फॉलो करें, जिससे कि मेरी यह जो सामग्री है वह और भी ज़्यादा लोगों तक और ज़्यादा आगे तक पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं, यह अभी पूरी तरह से 100% परिपूर्ण तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सब कहते हैं, कहीं ना कहीं से तो एक अच्छी शुरुआत करनी ही होती है। सारी निगाहें यहूदियों पर हैं। कुर्दिस्तान को आज़ादी मिले, यल्ला बाय।